नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम अभी दिसंबर 2024 में होगा। इसके लिए मैंने डिटेल में बता दिया है आपको कि एग्ज़ाम जो है जनवरी में शुरू होगा, 19 जनवरी तक लगभग एग्ज़ाम चलेगा। तो इसके सिलेबस की बात आज हम इस वीडियो में पहले कर लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी बंदे एक्सपीरियंस है, काफ़ी बार नेट दे चुके हैं, उनको पता है क्या सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार जिनको पता नहीं है किस प्रकार से क्या नेट की स्ट्रेटेजी रहती है, उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो ये वेबसाइट है यूजीसी नेट की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जहाँ पे ऑफिशियल जो हमको सिलेबस मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 यूजीसी नेट ऑनवर्ड, अर्थात 2019 के बाद यूजीसी नेट अपना सिलेबस चेंज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है सिलेबस यही लागू हुआ है अपना, जिसमें जनरल पेपर आता है, 00 कोड है इसका, पेपर 1 ये लिखा हुआ। ठीक है, और इसका सिलेबस ये रहा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया इसका सिलेबस। ये देखो आप, ये प्रश्न पत्र 1, पहला पेपर जरूर आएगा ही आएगा, श्योर है। पेपर 1 में 50 प्रश्न आते ही आते हैं, ये 200% श्योर है। इसके अलावा जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स से है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह, जिस भी सब्जेक्ट से आप है, 100 क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट के आएंगे ही आएंगे, 200%। जैसे आप हिंदी के हैं तो हिंदी के, कन्नड़ वगैरह, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अभी वर्तमान समय में 85 विषयों के लिए यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। 50 प्रश्न आते हैं पेपर 1 से और 100 प्रश्न आते हैं पेपर 2 से, जो भी आपका सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर 150 प्रश्न आते हैं, पूरा ऑनलाइन पेपर होता है। आप जब चाहे जो चाहे प्रश्न पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप चाहे तो पहला प्रश्न कर सकते हैं, पहले आप चाहे तो 150वां क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं कि पेपर 1 सबमिट होने के बाद पेपर 2 दिया जाएगा, नहीं। 150 प्रश्न एक साथ ही रहते हैं, बस वो सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। एक सेक्शन 1, इधर सेक्शन 2, ये पेपर 1 का सेक्शन, ये पेपर 2 का सेक्शन। ठीक है, कंप्यूटर पे आप जा सकते हो आराम से। ये हो गए हमारे 150 प्रश्नों के बाद। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात 2 नंबर का एक प्रश्न जरूर है, यानी 300 नंबर का पेपर होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। गलत प्रश्न अगर आप करते हो तो कोई आपका नंबर नहीं कटता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए भी 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 के लिए भी 10 यूनिट्स आती है। पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स आती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूजीसी नेट सिलेबस को बहुत हार्डली फॉलो करती है, बहुत हार्ड। कैसे? ये पेपर 1 का सिलेबस है, आप खुद देखो भी है, 4 पेज का सिलेबस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, अभी 4 पेज का जो सिलेबस है और इतना बड़ा लिखा हुआ है, इकाई 1 में इतने प्रश्न, इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। ये शिक्षण की शिक्षार्थी की विशेषता है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणालियाँ, मूल्यांकन प्रणाली। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पीडीएफ की टेंशन मतलब आप कहाँ मिलेगी। दूसरी यूनिट है शोध अभिवृत्ति। अभी इतना डिटेल में क्यों दे रखा है? तीसरा है बोध, अर्थात एक गद्यांश दिया जाएगा। 46 से लेके 50वां जो प्रश्न होता है वो गद्यांश का प्रश्न होता है। ठीक है, 50 प्रश्नों में। और पहले से लेके जो 5वें प्रश्न होते हैं वो होता है डीआई का। ठीक है, मैथ्स का प्रश्न होता है वो। 5 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, 5 प्रश्न कंप्यूटर के आते हैं। इस प्रकार से 50 प्रश्न होते हैं। ये संप्रेषण वाली यूनिट है, ये लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट हो जाएगी अपनी 5वीं। युक्ति युक्त तर्क। ठीक है, ये हो गया अपना एक इसके अलावा आंकड़ों की संख्या, जिसमें मैं डीआई बोल रहा था, मैथ्स का क्वेश्चन इसमें आता है। कंप्यूटर से संबंधित आईसीटी के प्रश्न आते हैं एक 8। ठीक है, लोक विकास और पर्यावरण, ये पर्यावरण से संबंधित है, कौन कौन से नियम कब बने थे, जैसे पर्यावरण अधिनियम 1986, जलवायु से संबंधित। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण या उनसे संबंधित प्रश्न इस इकाई से पूछे जाते हैं। और उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि यूजीसी खुद नेट जो है ना, उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी और इससे रिलेटेड कोई नए नए नियम बने हैं। तो ये पहले यूनिट के 50 प्रश्नों में सम्मिलित होते हैं ये प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से, यानी कि लगभग 10 यूनिट है तो 10 यूनिट से, एक यूनिट से अगर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50 प्रश्न हमारे हो गए। ठीक है, ये याद रखना आप। सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना डिटेल में सिलेबस दे रखा है, इसलिए नहीं दे रखा कि ये सिर्फ देखने के लिए है। जो शब्द जैसा लिखा गया ना, वैसे सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि पूछ लिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंध संधि दे के पूछ लिया जाएगा कि बताओ, समय बताओ इसका, किस समय हुई थी और किस प्रकार से, इसके बारे में जो भी डिटेल में चीज़ें होती हैं वो पूछ लिया जाता है। ठीक है,
करंट की चीज़ें भी इन टॉपिक से जुड़ी हुई पूछ ली जाती है। ये हो गई अपने पहली यूनिट की बात। पहली यूनिट की बात करें तो ये इंग्लिश में भी इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। जनरल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, ये अपने सिलेबस इंग्लिश में भी दिया हुआ है। जिसको इंग्लिश में चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। वैसे मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अब बात करते हैं अपन पेपर 2 की। अब ये तो कॉमन बात हो गई थी उन सब लड़कों के लिए, सब बच्चों के लिए, ठीक है ना, सब स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को सिलेबस जानने के लिए आए थे, सभी विषयों के लिए। लेकिन अब इस वीडियो में सिर्फ आगे वही बच्चे रुके हैं जो हिंदी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से अपना नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे दी हुई है 10 यूनिट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, 10 यूनिट्स, ठीक है। टोटल 10 यूनिट आती है। जैसे पहली यूनिट जो है, और जो ये इतनी बड़ी यूनिट्स दे रखी है और सब में एक एक चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आता है कम से कम। वो तो आप पीवाईपी देखना ना, पीवाईपी आप जब देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है सीधा 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 प्रश्न जो है यूनिट से उठाया जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि विशेषताएं मानकीकरण, सीधा सीधा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषताएं नहीं है। पहला देखो आप, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। सीधा सीधा पूछता, निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, सीधा सीधा पूछता है। आप पीवाईपी देखेंगे आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरी की पूरी, हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरी की पूरी। ये हिंदी साहित्य का इतिहास, दर्शन, लेखन की पद्धतियाँ, आदिकाल ये हो गया, ये भक्ति काल हो गया, ये रीतिकाल हो गया, ये आधुनिक काल हो गया। इसके लिए क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा का पूरा अपन ने पढ़ा पढ़ा रखा है यहाँ पे, ठीक है। पूरी 52 कक्षाएं हैं उसकी, HD क्वालिटी की वीडियो है और फ्री है, यूट्यूब पे है और फ्री में है पूरी पूरी। शुक्ल जी का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पछताते हैं बाद में और बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस प्रकार से धर्मों में गीता इम्पोर्टेंट है, बाइबल इम्पोर्टेंट है, कुरान इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य वालों के लिए शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ इम्पोर्टेंट है। और ये जब आप पढ़ोगे ना, जब कोई आपको बताएगा, तब आपको फील होगा कि हाँ वास्तव में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ा। चाहे आप कितना ही नोट्स बना लो, चाहे आप कितनी बड़ी कोचिंग कर लो, जो जॉब लग जाता है ना उसको भी शांति नहीं मिलती जब तक शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ता है। पहले एक बार आप पूछो, अपने दोस्तों से पूछो जो हिंदी साहित्य से हैं, जो सर है उनसे पूछो कि कितने हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी का महत्व कितना है। वो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, समझा समझा के मैंने आपको बता रखा है कौन सी पंक्तियाँ किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। और ईश्वर की कृपा से अभी तक तो जो हमने पढ़ाया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट जो हमने बताई है वो आ जाती है, क्योंकि जनरली आ जाती है, पता चल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आप भी बता सकते हैं कि इस हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी से संबंधित ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, कबीर से संबंधित यह पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, तुलसी से संबंधित यह पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य गद्य विधा है, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना। वो तो हो गई पर कविता की बात इसी यूनिट में। उपन्यास नहीं पढ़ना, कहानी, नाटक, निबंध कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उतना सा पढ़ना है जो महत्वपूर्ण कवि है अपने, जो महत्वपूर्ण कवि है। तो जाहिर सी बात है उनका महत्वपूर्ण उपन्यास ही जो जगत में विख्यात है वो सिलेबस का पार्ट हो चाहे न हो। यहाँ दिया हुआ है ना वर्ष 2000 तक, तो वर्ष 2000 तक जिनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, वो उपन्यास, वो कहानियाँ, वो निबंध, वो नाटक, वो आलोचना करती याद कर लो। या जो हिंदी साहित्य में फेमस आलोचक है, जैसे नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, इन सबको आप अगर थोड़ा थोड़ा भी देख लोगे ना तो आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा। फिर मैं नाम लूँगा पीवाईटी का, प्रीवियस ईयर पेपर आप अच्छे से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र की यूनिट है तीसरी, काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों सिलेबस में है आपके, ठीक है। तीसरी यूनिट जो है इसमें सभी है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। ये पहला भारतीय काव्य शास्त्र हो गया और ये प्लेटो से लेके यहाँ तक ये सब अपने हो गए पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। ये सब भी मैंने आपको करवा रखा है खूब अच्छे से। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर आप देखोगे, क्योंकि है तो हिंदी साहित्य का पेपर वो भी, उसमें इनके इतने बेहतरीन प्रश्न आए हैं कि आपको पेपर का प्रश्न देख के आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र या भारतीय काव्यशास्त्र से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसका समाधान या उत्तर दिया जाता है।
ठीक है, हालांकि जब आप पीवाईपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत बार आपको हिंट दे रखा है कि अगली बार कौन सा प्रश्न आएगा और कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं। पीवाईपी से आपको ये फायदा जरूर होगा। चौथी यूनिट की बात करें, वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें एक्चुअली ऐसा है कि यार कभी तिलक की रचनाएं पूछ ली, कभी राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ लिया, कभी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ लिया। तो सामान्यतः इनकी पुस्तकें तो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और इनके बारे में याद होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, कौन कौन से समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ये सारी बातें अगर आपको याद है और नहीं भी हैं, अगर इस यूनिट से प्रश्न गलत भी होता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी यूनिटों से बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं। पांचवी यूनिट की बात करें, हिंदी कविता। अब आपको यहाँ से देखो दी हुई है, पहली पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी, बिहारी, घनानंद, मीरा। अब मैं कहूँगा ऊपर से पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ना है नीचे से। पहले धूमिल से शुरू करो आप। नक्सलबाड़ी, मोतीराम, अकाल तैसा, रोटी और संसद। पहले इन चारों कविताओं का नाम लिखो, किस कविता संग्रह में है ये आपको याद होना चाहिए, और उस कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आपका कोई काम नहीं आएगा पढ़ा हुआ। सेम चीज लागू होती है भूल गलती ब्रह्मनाक्ष अंधेरे में, गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल में, सेम बात लागू होती है। सेम अज्ञे की रचनाओं के लिए लागू होता है, और सेम प्रत्येक रचनाकार की कविताओं के लिए बात लागू होती है। नीचे से शुरू करना है आपको, और कम से भी कम अयोध्या सिंह उपाध्याय तक तो आपको पढ़ना है। प्रिय प्रवास पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है खड़ी बोली हिंदी का, तो कम से भी कम प्रिय प्रवास की बारे में, भूमिका, प्रिय प्रवास के बारे में जो भी विशेषताएं जरूर जरूर पढ़ना, कि पहला स्तर के किस छंद में है, भूमिका किसने लिखी है, ये सारी बातें जो है इससे पूछी जाती है। और फिर वही बात पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और किसको कितना गहराई के साथ पढ़ना है। सेम उपन्यास के बारे में है, उपन्यास पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर अब तो कम टाइम बचा है नहीं पढ़ सको तो सबसे इम्पोर्टेंट है भूमिका जरूर पढ़ना उपन्यास की, ठीक है। और कवर पेज पे क्या लिखा हुआ है, फ्रंट पेज पे और लास्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है जरूर देखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। सेम कहानी के बारे में है, कहानी में कोई विशेष प्रकार का स्थान आया है, कोई विशेष गांव आया है, कोई विशेष घटना आई है, जरूर पूछेगा। पात्रों के नाम तो याद होने ही चाहिए, पात्र किसी के भी हों, कहानी के हो, उपन्यास के हो, नाटक के हो, सबके पूछेगा ही पूछेगा, 200% तय है ये बात। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा। 8 मिनट नाटक है, नाटक के अंक याद होने चाहिए हमको, कितने नाटक है, कितने अंक में कौन से दृश्य हैं, ठीक है। और विशेष कथा कथा है, कभी कभी तो क्रम जरूर पूछता है कि इस नाटक में ये घटना है, इन घटनाओं को क्रम से लगाओ। वो बिल्कुल वाहियात प्रश्न है, वैसे प्रश्नों को सीरियस नहीं लेना है। किसी भी एग्जाम में 150 के 150 प्रश्न काम के नहीं होते, 2 5 10 क्वेश्चन तो बेकार होते ही होते हैं, और वैसे भी हमको 300 में से 300 नंबर नहीं लाना होता है, ठीक है ना। 300 में से 200 अंक लाने वालों का भी JRF हो जाता है आराम से, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो 300 में से 200 अंक लाने का मतलब हो गया आपके 100 प्रश्न सही होना। अगर 150 में से अगर आपके 100 प्रश्न भी सही होते हैं तो भी आपके JRF होने के चांस है, क्योंकि इस बार जो है आज तक का सबसे कठिन पेपर आया था, और उसमें भी इतनी कट ऑफ गई है लगभग, ठीक है। 9वीं यूनिट हमारे निबंधों के बारे में है। तो निबंधों में खास कर ये याद रखना कि कोई पंक्ति आई है, जैसे दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, तो कोई इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे मान लो शिव मूर्ति में दिया हुआ है कि इस कलर की मिट्टी से हमने ये मूर्ति बनाई है, उस कलर की मिट्टी से ये मूर्ति बनाई है, तो पूछ ले बाई चांस मिलान करते हुए कि किस कलर की मिट्टी से कौन सा बनाया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन से काव्य संग्रह में है, कौन से निबंध संग्रह में पूछा गया है, ये कल्पलता में है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रकाशन वर्ष 1974 पूछा गया है ये। विवेकी राय के उपन्यास पूछे गए हैं, विवेकी राय के उपन्यास, नाटक, निबंध पूछे गए हैं कि इनके निबंध और कौन कौन से हैं। नाम और सिंह जी संस्कृति और सौंदर्य में किसके बारे में वर्णन किया गया है, हृदय प्रसाद द्विवेदी पूछा गया है ये। और सेम 10वीं यूनिट पे लागू होता है, यहाँ पे आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाएं दी हुई है। पूरा न पढ़ पाओ तो कम से कम इनकी भूमिका, ठीक है, इनका सार जरूर पढ़ लेना, प्रकाशन वर्ष जरूर पढ़ लेना। ये सारी बातें अगर आप कर लोगे तो आपका यकीन कीजिए कुछ नहीं होगा तो नेट तो 200% क्वालिफाई हो ही जाएगा। JRF तो तब होगा जब कम से कम आपको थोड़ा थोड़ा तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि संस्कृति के 4 अध्याय में प्रकरण कितने हैं, अध्याय कितने हैं, अध्याय के अंदर प्रकरणों को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सा प्रकरण किस अध्याय में हो सकता है। जब तक ये सब बातें आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं करेंगे तो इस बार आपका JRF होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने JRF किया हुआ है उनसे आप गाइडेंस लेते रहिए, हम भी आपको जो भी वास्तविकता होगी या जो भी आवश्यक चीज़ होगी बताते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना। ये हमारे सिलेबस की चर्चा हमने कर ली है, नोटिफिकेशन की चर्चा हमने पहले कर ली थी। अब एक चर्चा मैं कर लेता हूँ मेरे हिसाब से कि फॉर्म कैसे भरा जाए। ठीक है, क्या क्या नया चेंजेस आया है फॉर्म में, वो सब बातों को लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है ना। उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो नेट के लिए, एक आएगा जेआरएफ के लिए, और एक आएगा पीएचडी ओनली। ठीक है ना। तो मुझे लगता है या तो तीनों पे एक पे टिक करने के बाद तीनों पे ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा, या फिर तीनों पे अलग अलग टिक करना पड़ेगा। जिनका नेट क्वालिफाई है वो चाहे तो जेआरएफ और पीएचडी ओनली पे भी टिक कर सकते हैं, या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं तो वो केवल जेआरएफ के लिए भी कर सकता है। जिनका नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ और पीएचडी कर रहे हैं, उनको तो फॉर्म भरना ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो तो तीनों पे ही करे, नेट पे भी करे, जेआरएफ पे भी करे, पीएचडी पे भी करे। ठीक है। ठीक है, वीडियो इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।